today we are just taking the chapter 4 from geography. It is agriculture. As a revision we just taking the chapter 4. यहाँ देखिए टाइप ऑफ फार्मिंग सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है दैट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. व्हाट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग? इट इज अ ट्राइबल फार्मिंग इन विच द ट्राइबल जो जनजातियां होती है दे जस्ट क्लियर और बर्न अ पैच ऑफ लैंड फ्रॉम वेजिटेशन. जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या होता है, जो ट्राइबल जनजातियां होती हैं वो एक पैच ऑफ लैंड को जहाँ वेजिटेशन होती है उसको बर्न करके खाली कर लेती है. ठीक है. और उसमें 3 से 4 साल तक कंटिन्यूअस वो क्या करती हैं, उसमें फार्मिंग करती है. जब उसकी फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी है, क्योंकि दे आर जस्ट यूज ओनली नेचुरल मैन्यूर, तो जैसे से लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है वो सेकेंड पैच ऑफ लैंड पे चले जाते हैं. तो दैट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. ठीक है. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इसे शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक पैच ऑफ लैंड से जब फार्मिंग की एक्टिविटीज रिड्यूस होने लग जाती हैं तो दे शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड. सो द शिफ्टिंग फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज बर्न एंड स्लैश फार्मिंग. नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग किसे कहते हैं? वेयर द फार्मिंग इज डन फॉर फैमिली नीड्स. जब आप किसी कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली की नीड्स के लिए करते, दैट इज प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जिसमें ओल्ड वेपन्स जो होते हैं, उसके जो टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उन्हीं का यूज किया जाता है. नेचुरल तरीके से वी प्रोड्यूस द फार्मिंग मेथड क्रॉप्स. अब यहाँ देखिए जो स्लैश और बर्न फार्मिंग है उसे बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसे अभी मैंने आपसे कहा था स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज ऑल्सो नॉन एज, जो स्लैश और बर्न फार्मिंग है उसे हमने देखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, लेकिन अलग अलग हमारे देश में अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है और वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में भी उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे हम देख रहे हैं इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. ठीक है. आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में उसे झूमिंग के नाम से, किसे, स्लैश और बर्न फार्मिंग. पेमलो इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार आइलैंड. ठीक है. तो 3 एरियाज हो गए यहाँ पर. उसे दीपा भी कहते हैं, उसे पालो भी कहते हैं और उसे झूमिंग भी कहा जाता है. ठीक है. इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज में भी स्लैश और बर्न फार्मिंग अलग अलग नामों से जानी जाती है. जैसे यहाँ पर देखेंगे इट इज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका. मिल्पा कहाँ कहा जाता है? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में. कॉन्कुओ इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोली इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया और रे इन वियतनाम. So these are the different names in other countries of the world. In this India primitive farming is called बेवार और दहिया. हमारे यहाँ जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग है जिसमें पुराने तरीकों से ही खेती की जाती है, बायो मैन्यूअल ही यूज किया जाता है, उसे बेवार या दहिया के नाम से जाना जाता है. किसमें? मध्य प्रदेश में. पोडू और पेंडा इसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश में. पामादाबी और कोमन इसे कहा जाता है उड़ीसा में. कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वलरे और वॉलरिड इन साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान में, खिल इन द हिमालयन बेल्ट में और कुरुआ इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो जो हमारा जो क्रॉपिंग हमने देखा, फार्मिंग के जो टाइप्स हैं जिसमें हमने पहला देखा प्रिमिटिव फार्मिंग और स्लैश और बर्न फार्मिंग, उन्हें हमारे देश में किस किस नाम से जाना जाता है और वर्ल्ड की कंट्रीज में किस किस नाम से जाना जाता है. ये क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा. क्वेश्चन कैसे आएगा? मैच द फॉलोइंग में आएगा. ठीक है ना. हो सकता है आपको एक साइड दे दिया हो कंट्री के नाम और एक तरफ आपको दे दिया हो टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है. अब यहाँ पर आपका मान लीजिए कुछ भी नाम दे दिए जाए और कंट्री के नाम, आपको उसको मैच द फॉलोइंग में करना है. तो इस तरह से इंडिया के अंदर भी आ सकता है मैच द फॉलोइंग में और वर्ल्ड कंट्रीज के रूप में भी आ सकता है. क्लियर? आगे देखिए
जो नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं फार्मिंग का, दैट इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहाँ होती है? जहाँ पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब पॉपुलेशन का प्रेशर है, इसका मतलब फूड ग्रेन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाई प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इससे पता चल रहा है जो इंटेंस सब्सटेंस फार्मिंग, इट इज पॉपुलर इन मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया where we need the more production. So we use the modern weapons or technique, HYV seeds, chemical fertilizers to produce more, कि हम इस टेक्निक का वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, इसलिए हमें नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, HYV सीड्स का यूज करना पड़ता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए इंटेंसिव फार्मिंग, देखिए दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ द लेबर सप्लाई ज्यादा होने से हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं। फार्मिंग वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर यूज्ड टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन, तो इसमें हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है। जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट फार्मिंग है दैट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। अभी हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग विच इज डन फॉर द फैमिली नीड्स, जिसे केवल परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जो पुराने जो तरीके थे उससे हम प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें हमें प्रोडक्शन किसके लिए करना है? मार्केट नीड के लिए करना है, मार्केट डिमांड के लिए करना है, इसलिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स इनका यूज करना है। यहाँ पर देखिए the main characteristics of this farming is the use of high doses of modern inputs, यानी जो commercial farming है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इसमें मॉडर्न टूल्स और वेपन्स, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इनका यूज किया जाता है। वो मॉडर्न टेक्निक्स में जैसे इसने कहा HYV सीड्स, हाई यार्ड सीड्स हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं पककर, और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनका हम यूज करते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया कि राइस जो है वो एक कॉमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, लेकिन उड़ीसा में वो एक सब्सटेंस क्रॉप है। तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि ये कॉमर्शियल क्रॉप है और ये सब्सटेंस, किसी किसी स्टेट्स में वो कॉमर्शियल क्रॉप है तो कहीं पर वो सब्सटेंस क्रॉप में आती है। नेक्स्ट जो हम पैटर्न देख रहे हैं दैट इज प्लांटेशन। व्हाट इज प्लांटेशन? अब प्लांटेशन टाइप ऑफ, ये भी कॉमर्शियल फार्मिंग का ही रूप है जिसमें एक ही सिंगल क्रॉप पूरे फील्ड पर, एक लार्ज फील्ड एरिया पर सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती, दैट इज प्लांटेशन। जैसे टी के गार्डन्स होते हैं, कॉफी के बागान होते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स के होते हैं, तो ये दे आर नोन एज प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, ज्यादातर जो प्लांटेशन इंपॉर्टेंट है जैसे टी इन आसाम, नॉर्थ बंगाल में कॉफी, कर्नाटका और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स स्टेट्स, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर प्लांटेशन तरीके यानी एक ही बड़े फील्ड पर एक ही क्रॉपिंग पैटर्न, एक ही क्रॉप उगाई जाती है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग, ये फार्मिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, कितने मेथड्स पढ़े हमने? सबसे पहला पढ़ा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, सेकेंड प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, उसके बाद इंटेंसिव फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। दीज आर टाइप ऑफ फार्मिंग। अब हम बात करें क्रॉपिंग पैटर्न। सो अकॉर्डिंग टू द सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन देयर आर 3 क्रॉपिंग पैटर्न। सीजन के अकॉर्डिंग होता है क्रॉपिंग पैटर्न, रबी, खरीफ एंड ज़ैद क्रॉप्स आर देयर। तो इसमें आपको सबका पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, सोइंग सीजन क्या है, कौन कौन सी क्रॉपिंग क्रॉप्स इसमें आती है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 तरह का आपको दे रखा है, 3 आर अकॉर्डिंग टू द सीजन, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। जो रबी क्रॉप्स हैं उनका सोइंग सीजन विंटर से अक्टूबर होता है और दिसंबर से यहाँ हार्वेस्टिंग है फ्रॉम अप्रैल टू जून। ये आपका सोइंग सीजन है और ये आपका हार्वेस्टिंग सीजन है। आप टेबल बना लेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न, सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन, फिर इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आ गई। इसमें दे रखा वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, दीज आर क्रॉप्स। नाउ द स्टेट्स जहाँ ये उगाई जाती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप इस तरह से बना लेंगे। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा टेबल का दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न,
ठीक है, आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले लिखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, फिर आपने लिखा सोइंग सीजन कब उगाई जाती है, फिर हार्वेस्टिंग सीजन, फिर आपने मेजर क्रॉप्स और रीजन्स एरियाज कहाँ कहाँ वो उगाई जाती है। इस तरह से एक टेबल बनाएंगे तो लर्न करना भी आसान होता है। तो जैसे हमने सबसे पहले ले लिया रबी क्रॉप ले लिया आपने, ठीक है। अब रबी में आपने बताया कि जो इसका सोइंग सीजन है अक्टूबर से दिसंबर लिखेंगे आप सोइंग सीजन में, समर में अप्रैल से जून इसका हार्वेस्टिंग सीजन है, ठीक है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। अब जो सेकेंड क्रॉप हम देख रहे हैं दैट इज खरीफ। यहाँ पर देखिए खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन द ऑनसन ऑफ मॉनसून डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। इसके इम्पॉर्टेंट क्रॉप है पैडी, मैजे, बाजरा, अरहर, मूंग, ये इसकी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हो गई। और ये इसके स्टेट्स हो गए आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र, ठीक है। ये क्या हो गई है आपकी खरीफ। तो इस तरह से इसमें भी आप लिख देंगे। जो नेक्स्ट आपकी जो थर्ड बच रही है पैटर्न दैट इज जैद। जैद क्या होता है, जो रबी और खरीफ के बीच का जो सीजन होता है उसमें जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है दैट इज नोन एज जैद, ठीक है। अब जैद में हम देख रहे हैं कौन कौन से प्रोड्यूस आते हैं। इसमें ज्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल्स को उगाया जाता है। यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है आपका, ये जो कई बार वन वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है, ये देखिए ऑस, अमन एंड बोरो। यहाँ पर दे रखा है इन स्टेट्स लाइक द आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। पैडी की 3 क्रॉप्स उगाई जाती है जिसे हम बोला जाता है ऑस, अमन और ब्यूरो। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है व्हाट आर ऑस, अमन एंड ब्यूरो, ये है क्या, ऐसा वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके, आगे देखिए। ये आपको दे रखा है राइस का प्रोडक्शन दे रखा है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं मेजर क्रॉप्स देख रहे हैं, इसमें राइस दी हुई है। ये देख रहे हैं आप ग्रीन से जो कलर है इंडिया के मैप में, दे आर जस्ट शोइंग द मेजर एरिया फॉर द राइस प्रोडक्शन एंड दीज फॉर द व्हाइट दैट इज माइनर प्रोड्यूसर्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ का आसाम का, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया, यहाँ आप देख रहे हैं उत्तराखंड, यहाँ पर ये जो एरिया देख रहे हैं जो आपका कोस्टल एरिया है, केरला का कुछ कोस्टल एरिया, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये सब राइस प्रोड्यूसिंग के मेजर बेल्ट हैं, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है। अब हम देखते हैं राइस के लिए क्या कंडीशन हमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है राइस पे वो आता है व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। यहाँ भी आप टेबल बना लेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि राइस को जब आपने लिखा नेम ऑफ द क्रॉप, नेम ऑफ क्रॉप लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि टेम्परेचर कितना है उसका, यानी वो कितने टेम्परेचर पे वो क्रॉप ग्रो करती है। उसके बाद रेनफॉल और एरियाज यानी रीजन कहाँ कहाँ, जैसे इसमें देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर भी डाल सकते हैं रीजन्स के साथ। रीजन्स तो स्टेट्स आ गए, और इम्पॉर्टेंट फीचर्स में जो हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे उसमें हम ले लेंगे कि राइस इज इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी हम सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करते हैं वर्ल्ड में चाइना के बाद। तो आपने यहाँ जैसे लिखा राइस, एक और कॉलम डाल देंगे इसमें क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा है, यानी ये खरीफ क्रॉप है। 25 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर की और 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है, और एक अच्छा इरिगेशन होना, फैसिलिटीज होना जरूरी है। तो इस तरह से आप टेबल बनाकर भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसके एरियाज कौन कौन से हैं, यहाँ पर दे रखा है कि जब से ज्यादा जो डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क दे रखा है इसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। लेस रेनफॉल में भी इसको प्रोड्यूस किया
जा सकता है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है तो राजस्थान जैसे लेस, जहाँ 25 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, वहाँ भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसी तरह से हम वीट को भी कर सकते हैं। जो वीट है उसमें भी देखिए 50 to 75 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसका एरिया देखिए, गंगा सतलज प्लेन, नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक सॉइल ऑफ दक्कन। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। तो इस तरह से इसकी भी टेबल बनाई जा सकती है। नेक्स्ट जो क्रॉप है दैट इज बाजरा। बाजरा में देखिए, बाजरा इज ग्रो इन सैंडी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल। देखते ना, बाजरा राजस्थान में बहुत अच्छा होता है प्रोडक्शन इसका। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट इज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज अ ड्राई रीजन एंड ग्रो एज वेल इन रेड ब्लैक सैंडी लूमी सॉइल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं माइजे। इसमें देखिए ये खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। ये इसका टेम्परेचर हो गया, इतने टेम्परेचर पे यूज होती है ये। और इसके अलावा इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ये हुए, दैट इज कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो जितने भी आपको क्रॉप्स दिए वो अगर टेबल में बनाकर लिख लोगे तो आपको याद करना बहुत आसान होगा, क्योंकि ऐसे थ्योरी लिखोगे तो एक तो मार्किंग कम हो जाती है और दूसरा आपको लर्न करने में बहुत दिक्कत है। जब आप टेबल बना लेते हैं तो आप इजी याद कर सकते हैं, हाँ भाई वीट के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, राइस के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ऐसे देखिए माइलेट के लिए, देखिए माइलेट में आता है ज्वार, बाजरा, ragi are the important millet grown in India. So these are known as the coarser grains. Grains के नाम से जाना जाता है। Very rich in nutrition value, इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा मानी जाती है। रागी इज वेरी रिच इन आयरन, ऐसा कहा जाता है कि जो रागी है उसमें आयरन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। Nutrition and reservoirs. Jowar is the third most important food crop with the respect of area and production. It is rain-fed, mostly grown in the major areas, hardly needs the irrigation. इसके एरियाज है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो जितनी भी क्रॉप्स हैं, यदि आप इसकी टेबल बना लेंगे तो आपको आसानी से उनके स्टेट्स भी याद हो जाएंगे, उनका ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये देखिए वीट प्रोडक्शन एरियाज दे रखे हैं, क्योंकि आपकी जो कल हमने बात की थी कि एक जो मैप आएगा तो वो तो आपका आएगा हिस्ट्री में से और एक मैप आपका आएगा ज्योग्राफी में से। तो देखिए ये जो पिंक शेड दे रखा है दैट इज फॉर द मेजर बेल्ट फॉर द वीट प्रोड्यूसिंग, जो भी अपन ने पढ़ा कि गंगा सतलज का जो एरिया है, और माइनर में ये लाइट पिंक पे दे रखा है, यानी कुछ एरिया में ये राजस्थान में और गुजरात में, माइनर में देख रहे हैं ना कि यहाँ राजस्थान गुजरात वाला इलाका भी है जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं, ये जो बेल्ट है वो माइनर के लिए बताया गया, और ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब बेल्ट ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो इस तरह से आपको मैप वर्क आएगा 5 नंबर का ज्योग्राफी में से, वो आपसे कोई भी क्रॉप के फील्ड एरिया के बारे में, रीजंस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। नाउ पल्सेस, अब हम बात करते हैं दालों की। आपको पता है कि पल्सेस हैविंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो नाइट्रोजन है, पल्सेस में बहुत ज़्यादा उनकी रूट्स में पाई जाती है, और यही कारण है कि किसान जब क्रॉपिंग पैटर्न यूज करता है तो रोटेशन में बीच बीच में पल्सेस उगाता है, ताकि जो नाइट्रोजन की कमी हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स देते हैं उससे पूरी करते हैं वो नेचुरल तरीके से हो सके। तो पल्सेस क्या होते हैं, लैंड के लिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। अब देखिए पल्सेस में हमारे यहाँ कौन कौन सी हैं। द मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, टीस एंड ग्राम। ये सब क्या है, जो मेजर पल्सेस है हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है
Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen. केवल अरहर को छोड़कर जितनी भी दालें हैं वो लैंड में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। उनकी रूट्स में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे वो लैंड की फर्टिलिटी को ग्रो करती हैं। ठीक है, अब देखिए फूड ग्रेन्स, ये तो हमने पढ़ा था ग्रेन्स का। ये देखिए कौन कौन से फूड क्रॉप्स हैं, जैसे शुगर केन है। ठीक है, अब इसमें भी आप अगर टेबल बना लेंगे तो बहुत आसान रहेगा। जैसे इसमें दे रखा है शुगर केन के लिए आपको टेम्परेचर दे रखा है 21 डिग्री से 27 डिग्री, रेनफॉल दे रखी है 75 से 100 डिग्री सेंटीमीटर। ठीक है, एक अच्छी रेनफॉल एरिया में ये पैदा होता है, लेकिन जहाँ लेस रेनफॉल है वहाँ एविएशन फैसिलिटी है तो भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। ये वैरायटी ऑफ सॉइल में होता है और इसके लिए मैनुअल लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी ये एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेस्ड प्रोडक्शन है। सेकंड जो हम देख रहे हैं दैट इज इसका एरिया कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन किया जाता है। दैट इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब एंड हरियाणा, ये इसके प्रोडक्शन एरियाज हैं। ठीक है, और इंडिया स्टैंड जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें क्या है, इंडिया स्टैंड ऑन द सेकंड पोजीशन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद इंडिया सेकंड पोजीशन में आता है शुगर केन के प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑयल सीड्स में देखेंगे। इंडिया स्टैंड्स ऑन द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना। ग्राउंडनट्स के प्रोडक्शन में चाइना के बाद हमारी सेकंड पोजीशन है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और इन रैपिड प्रोडक्शन इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर कनाडा एंड चाइना 2017। लेकिन 2000 रिसेंटली अगर हम बात करें तो वी स्टैंड ऑन द थर्ड पोजीशन। इसमें डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन, बहुत सारे तरीके, जैसे मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीसम है, सोयाबीन है, कस्टर्ड सीड्स है, कॉटन सीड्स हैं, लाइन सीड्स हैं एंड सनफ्लावर। सो दीज आर द वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स। ये सब बहुत ये सीड्स हैं जिनसे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए जो ग्राउंडनट है वो एक खरीफ क्रॉप है। Groundnut is a kharif crop and account for about half of the oilseed production in the country। हमारे देश में जितना भी oilseed का प्रोडक्शन है उसमें से 50% किससे लिया जाता है, ग्राउंडनट से लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इसके प्रोडक्शन में हाईएस्ट है। सीसम जो हमारा है ये खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांटेशन, जिन्हें हम बेवरेज क्रॉप भी कहते हैं। टी एंड कॉफी आर द बेवरेज क्रॉप। अगर यहाँ वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है गिव टू एग्जांपल ऑफ बेवरेज क्रॉप, तो टी एंड कॉफी। यहाँ पर टी देखिए, टी कल्टीवेशन इज एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन अभी मैंने बताया जब एक ही फील्ड पर एक ही तरह की क्रॉप होती है दैट इज प्लांटेशन फार्मिंग। तो टी का कल्टीवेशन प्लांटेशन फार्मिंग में ही होता है। ये एक बेवरेज क्रॉप है। Today most of the tea plantations are owned by the Indians। और पहले क्या था, ये ब्रिटिशर्स के अंडर में थे और अभी कॉलोनिकल पीरियड में अब ये सारे इंडियंस के थ्रू हैं। ठीक है, अब इसके लिए कैसी सॉइल की जरूरत पड़ती है टी के लिए। टी प्लांट ग्रो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स एरिया में होता है, जिसके लिए डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। टी प्रोडक्शन एरियाज देखिए यहाँ पर कि टी का प्रोडक्शन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पर देखिए मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज है आपका आसाम, जिसमें हम देख रहे हैं हिल्स ऑफ दार्जिलिंग की टी बहुत फेमस होती है, एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ये भी टी प्रोड्यूसिंग एरियाज माने जाते हैं। नेक्स्ट जो बेवरेज क्रॉप है दैट इज कॉफी। कॉफी
कॉफी में भी येमिंग जो ब्रांड है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, बहुत फेमस वेराइटी है। इसके लिए देखिए, इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स एंड इवन टुडे इट इज कल्टिवेटेड इन द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये जो प्रोडक्शन, कॉफी का प्रोडक्शन देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा येमिन जो अरेबिक कॉफी है वो बहुत अच्छी वैरायटी, फाइन वैरायटी होती है, लेकिन ये भी अब इंडिया में प्रोड्यूस होती है। और बाबा बुदन हिल्स सबसे फेमस एरिया है। इसके अलावा नीलगिरी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? जो फ्रूट और वेजिटेबल की फार्मिंग होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंडिया स्टैंड ऑन सेकंड पोजीशन आफ्टर चाइना इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। अब देखिए कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मैंगोज बहुत फेमस होते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस है नागपुर और चेरापूंजी के। बनाना केरला के, मिजोरम के और महाराष्ट्र तमिलनाडु के। लीची एंड गुआवास आर फेमस फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स आर फेमस फ्रॉम मेघालय। ग्रेप फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल्स, पीर्स एंड apricots or walnuts from Jammu Kashmir, Himachal Pradesh. So these are the fruit, horticulture में आते हैं fruit और vegetables. Now non food crops जो commercial crops में आती है that is rubber, जिन्हें हम cash crops में भी कहते हैं। अगर हम रबड़ की बात करें तो रबड़ की प्रोडक्शन में देखिए, ये जो ग्रोन किया जाता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रोन किया जाता है। रेनफॉल 200 डिग्री 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता आपको इसमें पड़ती है। जो ग्रोइंग एरियाज हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार और गैरो हिल्स ऑफ मेघालय आर द फेमस पॉइंट फॉर द रबर प्रोडक्शन। अगर हम फाइबर क्रॉप्स की बात करें, फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, ये सब क्या कहलाती है? नेचुरल। 4 फाइबर क्रॉप्स है, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, दीज आर नॉन एज द फाइबर क्रॉप्स। वन वर्ड में आपके आ भी सकता है कि व्हाट डू मीन बाय फाइबर क्रॉप्स, तो ये आपकी फाइबर क्रॉप्स की कैटेगरी में, ये 4 जो है वो आपकी फाइबर क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। इसमें भी जो सिल्क फाइबर इज नॉन एज द सेरीकल्चर। जो सिल्क फाइबर है उसे हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कॉटन। कॉटन आपको पता है, इस कॉटन के लिए इंडिया उसका ओरिजिनल होम कहलाता है, यानी सबसे अच्छा वैरायटी वाला कॉटन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 17वीं सेंचुरी से हम कॉटन में नंबर 1 थे, यानी कॉटन का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता था। तो जो इंडिया है वो कॉटन का ओरिजिनल लैंड कहलाता है कि यहाँ से ही कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। इंडिया वॉज ऑन द सेकेंड पोजिशन, लेकिन आज कॉम्पिटिशन के कारण वी आर स्टैंड ऑन द सेकेंड पोजिशन। इसके लिए आप देखिए जो कंडीशंस चाहिए यहाँ पर, चाइना के बाद सेकेंड पोजीशन है। कॉटन ग्रो एज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल। कॉटन के लिए क्या होती है? जो ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत आइडियल मानी जाती है। इसे इस कॉटन बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल्स के नाम से भी जानते हैं। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है जिसे 6 से 8 महीने का मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है। और प्रोडक्शन एरिया है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये इसके प्रोडक्शन एरियाज हैं। और लास्ट जो अपनी क्रॉप है दैट इज गोल्डन फाइबर जिसे कहते हैं, वो है जूट। इसका प्रोडक्शन एरिया देखिए आप कहाँ कहाँ है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, ये जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब जूट का यूज कहाँ होता है? बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मेजर क्रॉप्स है इसको आप टेबल बनाकर याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।